कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? शुंगों के सेवक। कण्व वंश के बाद जो वंश आता है वो है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश जो है वो 60 ईसा पूर्व से लेकर के 225 ईसा पूर्व तक चला। सातवाहनों को आंध्र या आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। सातवाहनों ने दक्कन में शासन किया। सातवाहन जो है वो वर्तमान के महाराष्ट्र क्षेत्र में थे। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान या पैठान। सातवाहनों की राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान थी, जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में था। महानतम शासक की बात करें तो सातवाहन के सबसे महान शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश ने ब्राह्मण धर्म को अपनाया। सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक था। ये अपनी माताओं के नाम ग्रहण करते थे। सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि दान करने की प्रथा शुरू की। सातवाहनों ने सीसा मुद्राओं की शुरुआत की। सीसा से बना हुआ सिक्का जो है वो सातवाहनों ने ही शुरू किया। सीसा मुद्राओं का व्यापार रोमनों के साथ किया तथा तांबे, कांस्य और पोटीन जैसी अन्य मुद्राओं का भी प्रचलन किया। अब बात करते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी की। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी तक रहा। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक क्षत्रपनपान को पराजित किया। इसका उल्लेख नासिक अभिलेख में मिलता है, जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बालाश्री ने उनकी मृत्यु के बाद बनवाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी को उपाधि मिला कौन सा? एक ब्राह्मण उपाधि धारण किया था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की स्थापना करने का दावा किया। वास्तुकला। सातवाहनों की वास्तुकला की बात करें तो अनेक चैत्य और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए, जैसे नासिक कन्हेरी गुफाएं, कारले चैत्य, दोनों जो है वो नासिक और कन्हेरी गुफाएं, कारले चैत्य, ये दोनों जो है वो महाराष्ट्र में हैं। अजंता और एलोरा गुफाएं का निर्माण सर्वप्रथम सातवाहनों के शासनकाल में ही हुआ। निर्मित स्तूप की बात करें तो अमरावती स्तूप और नागार्जुन कोंडा, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। सातवाहनों ने प्रयुक्त भाषा कौन सा? प्राकृत भाषा को अपनाया। मध्य एशिया से आक्रमण। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ मध्य एशिया से आक्रमण। लगभग 200 ईस्वी पूर्व, हालांकि आकार में कोई भी साम्राज्य मौर्य से मेल नहीं खाता था। यह अवधि जो है वो भारत मध्य एशियाई संपर्कों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण थी। इस दौरान चीन के पश्चिमी क्षेत्र से लेकर के ईरान तक के कई जनजातियों ने आक्रमण किए। आक्रमण के कारण चीन की दीवार का निर्माण हुआ। सेल्यूसिड साम्राज्य का कमजोर होना, यह सब जो है वो आक्रमण का कारण था। मिनांडर की राजधानी कहाँ थी? सियालकोट। इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया। यूनानी हिंदकुश पर्वत पार करने वाले पहले शासक थे। बैक्ट्रियनों को इंडो ग्रीक भी कहा जाता था। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? मिनांडर यानी मिलिंद जो है वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए। मिलिंद और नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे। इनके बीच संवाद हुआ था, जिसको मिलिंद पन्हों में लिखा गया है। यूनानियों के मध्य एशिया पर आक्रमण। उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। यूनानियों ने उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? तो सेल्यूसिड साम्राज्य जो है वो कमजोर हो गया था। यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं की शुरुआत की। यूनानी राजा को समर्पित मुद्राएं सर्वप्रथम प्रचलित की। मुद्राओं पर राजा की तस्वीर अंकित होती थी। यूनानी शासकों ने हेलेनिस्टिक कला को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में प्रस्तुत किया। यह हेलेनिस्टिक कला क्या था? तो हेलेनिस्टिक कला जो गंधार कला में देखी जाती है। शक ने भी भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने उत्तर पश्चिमी और उत्तर भारत में शासन किया। शक को सीथियन भी कहा जाता है। शकों ने स्वयं को 5 शाखाओं में विभाजित किया, जिनमें से एक शाखा यानी पश्चिमी शाखा भारत में बस गई और 4वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। विक्रमादित्य परमार की बात करें तो 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य परमार ने शकों को पराजित किया। यह विक्रम संवत की शुरुआत किया। जब विक्रमादित्य परमार ने शकों को पराजित किया, तब जाकर के विक्रम संवत की शुरुआत की। विक्रमादित्य एक प्रतिष्ठित उपाधि बन गई और वह उज्जैन के शासक थे। विक्रमादित्य जो है वो उज्जैन के शासक थे। जूनागढ़ शिलालेख जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, प्रारंभिक
रणविक्रमिकतम शिलालेख है। जूनागढ़ शिलालेख जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और यह सबसे पुराना शिलालेख है। मौर्य उत्तरकालीन राजवंश में रुद्रदमन प्रथम, रुद्रदामन प्रथम कौन था? तो रुद्रदामन प्रथम जो है वो सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। रुद्रदामन प्रथम जो है वो सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। रुद्रदामन प्रथम जूनागढ़ शिलालेख, जिसे गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है, संस्कृत भाषा का प्रारंभिकतम शिलालेख है जो गुजरात में स्थित है और इनमें उनका उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ शिलालेख को गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है। जूनागढ़ शिलालेख जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जूनागढ़ शिलालेख जो है वो गुजरात में स्थित है और ये सबसे प्राचीन शिलालेख है। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, जिससे पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था। सुदर्शन झील को पुष्यगुप्त वैश्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, उन्होंने बनवाया था। पार्थियनों ने भी शकों के काल में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया। ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस ने गोंडो फर्नेस इंडो पार्थियन राजा के समय भारत का दौरा किया था। अब बात करते हैं कुषाण। कुषाण जो है वो 1वीं शताब्दी से लेकर के 3वीं शताब्दी ईस्वी तक रहे। कुषाण जो है वो 1वीं शताब्दी से लेकर के 3वीं शताब्दी तक रहे। कुषाणों को यूए हिज्स या टोचरियन के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण ने पहले राजधानी पेशावर में बनाया और बाद में मथुरा में। कुषाणों ने स्वयं को देवपुत्र अर्थात देवताओं के पुत्र यानी राजाओं का राजा कहा, जिससे राजा की दिव्यता जो है वो प्रकट होती है। प्रथम राजवंश की बात करें तो कंडफिसेस जो है वो प्रथम राजवंश था। शासक कौन कौन हुए? तो कुजुल कंडफिसेस पहला शासक। दूसरा शासक बना वीमा कंडफिसेस और वीमा कंडफिसेस का पुत्र बना कनिष्क। कुषाणों ने रेशम मार्ग पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखा, जिससे चीन, भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला। अब बात करते हैं कुषाण के ही प्रमुख शासक कनिष्क के बारे में। कनिष्क ने 78 ईस्वी में सिंहासन ग्रहण किया पर शक संवत प्रारंभ किया। शक संवत जिसे भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है। शुद्धतम स्वर्ण मुद्रा की शुरुआत जो है वो कनिष्क ने किया। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगति का हुआ। कनिष्क के बारे में जानकारी रबातक शिलालेख जो कि अफगानिस्तान में है इससे मिलती है। बैक्ट्रियाई भाषा में लिखा गया है यह शिलालेख, रबातक शिलालेख। भारतीय समाज पर प्रभाव। तो कनिष्क ने स्वयं को पूरी तरह स्थानीय संस्कृति में आत्मसात कर लिया, युद्धवीर या क्षत्रिय के रूप में। मृदभांड, लाल मिट्टी के पात्र जो है वो बनाए जाते थे। अश्वरोही तकनीक, पगड़ी पहनने की प्रथा और शेरवानी पहनने की परंपरा की शुरुआत की कनिष्क ने। कुषाणों ने स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार प्रस्तुत किया। राजनीति, क्षत्रप शासन प्रणाली की शुरुआत की कुषाणों ने। यूनानियों द्वारा क्षत्रपों को अस्ट्रेटेगोस कहा जाता था। संस्कृति की बात करें तो कुषाण उन्हें शिव और भगवान बुद्ध की उपासना की कुषाणों ने। क्षत्रप प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है? तो राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया, जिनका प्रशासन सैन्य राज्यपाल महाक्षत्रप द्वारा किया जाता था। निचले स्तर के राज्यपालों को क्षत्रप कहा जाता था। क्षत्रप प्रणाली के अंतर्गत राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया, जिनका प्रशासन सैन्य राज्यपाल महाक्षत्रप द्वारा किया जाता था। निचले स्तर के राज्यपालों को क्षत्रप कहा जाता था। समकालीन साहित्य। कुषाणों के समय ही कुछ साहित्य थे, जैसे बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखा, महावस्तु और दिव्यावदान, कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन ने लिखा। विज्ञान की बात करें तो चिकित्सा और सुश्रुत। चिकित्सा, चरक संहिता विभिन्न औषधियों का उल्लेख करने वाले पुस्तक चरक द्वारा रचित किया गया। चरक संहिता को ही चिकित्सा का जनक माना जाता है। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं सुश्रुत को। गंधार कला बनाम मथुरा कला। गंधार कला और मथुरा कला के बीच में अंतर क्या है? तो गंधार कला जो है वो कुषाण वंश द्वारा प्रवर्तित किया गया। मथुरा कला एक स्वदेशी कला है जिसे बाद में कुषाणों द्वारा विकसित किया गया।
गंधार कला जो है वो बौद्ध दृश्य कला की एक हेलेनिस्टिक शैली है। मथुरा कला जो है यह हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कल्पना विषयों से संबंधित है। गांधार कला जो है वो बुद्ध की मूर्ति के पीछे का प्रभा मंडल अच्छी तरह से विकसित नहीं है। मथुरा कला प्रभा मंडल अच्छी तरह से विकसित है। गांधार कला धूसर बलुआ पत्थर का उपयोग कला के लिए किया जाता है। मथुरा कला में कला के लिए बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। यह है गांधार कला स्कूल और मथुरा कला स्कूल। अब बात करते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश जो है वो 320 ईस्वी से लेकर के 543 ईस्वी तक चला। गुप्त वंश 320 ईस्वी से 543 ईस्वी तक चला। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त के पुत्र का नाम था घटोत्कच। गुप्त शासकों ने मध्य प्रदेश पर शासन किया। मध्य प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का कुछ क्षेत्र। इन्हें कुषाणों के सामंत माना जाता है। गुप्त वंश के जो शासक थे उन्हें कुषाणों के सामंत माना जाता है। प्राचीन भारत में गुप्त युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्तों के अधीन भारतीयों ने कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के ही एक प्रसिद्ध राजा थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक रहे। चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण किया महाराजाधिराज। महाराजाधिराज उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी से हुआ। कुमार देवी जो है वो लिच्छवी राजकुमारी थी। 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त जो है वो 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त ये गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली और महान राजा थे। समुद्रगुप्त के शासन का विवरण प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है वो इलाहाबाद में है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है वह हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। समुद्रगुप्त को युद्धों में अजेय माना जाता है। समुद्रगुप्त को युद्धों में अजेय माना जाता है। वी.ए. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। इन्होंने अन्य उपाधियां भी धारण की। तो समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा जाता है। समुद्रगुप्त को सर्वराज उच्छेता कहा जाता है, यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। और समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक मठ बनाने की आज्ञा दी। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो 380 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त और शकों के आक्रमणकारी को पराजित कर सत्ता प्राप्त की। उन्होंने अपने भाई की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से करवाकर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद गुप्तों ने अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। उनकी पत्नी सिंहासन पर बैठी। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद ये चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक बने। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक बने। इसका उल्लेख महरौली लौह स्तंभ से मिलता है। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार 9 रत्नों से सुशोभित था। अमर सिंह जो है वो कोशकार या शब्दकोश थे। धनवंतरी जो है वो चिकित्सक थे। हरिसेन राजकवि थे। कालिदास भारत के शेक्सपियर कहा जाता है इनको। शंकु वास्तुकार थे। वराहमिहिर जो है वो खगोलज्ञ थे। वररुचि जो है वो व्याकरण एवं संस्कृत विद्वान थे।
वत्स्यायन जादूगर थे। छपनक छपनक जो है वो ज्योतिषी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान प्रथम चीनी यात्री फाहियान जो है वो भारत आया। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। वेताल भट्ट ने मंत्र शास्त्र लिखा। अमरकोश किसने लिखा? अमर सिंह ने। मंत्र शास्त्र किसने लिखा? वेताल भट्ट ने। कालिदास के द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तक हैं। कालिदास के द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम, देवदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम। तो कालिदास के पुस्तक हो गए अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम। शूद्रक द्वारा कुछ रचित पुस्तकें हैं। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी। यह चारुदत्त और वसंत सेन की प्रेम कहानी है। इसे द लिटिल क्ले आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम जो है वह 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक रहा। कुमारगुप्त प्रथम यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। कुमारगुप्त प्रथम जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुनों ने साम्राज्य पर आक्रमण किया। कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुनों ने आक्रमण किया। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त के बाद बात करते हैं स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त जो है वो 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक शासन किया। स्कंदगुप्त के समय स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। यह पता चलता है भीतरी स्तंभ लेख से। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी साकेत स्थानांतरित की और इसे अयोध्या नाम दिया, रामायण की पौराणिक नगरी के नाम पर। प्रशासन की बात करें तो गुप्तों की प्रशासन जो है वो विकेंद्रित थी। प्रशासन तो केंद्र में तो एकदम साम्राज्य थे और उसके बाद भुक्ति आता था। भुक्ति जो है वो ऊपरी के अधीन था। भुक्ति जो है वो कई जिला में विभाजित था। जिला जो है कई विषय में विभाजित था। विषय जो है वो विषयपति के अधीन आता था। विषय विधि में विभाजित था। विधि के प्रमुख को नगरपति कहते थे। विधि जो है वो नगरपति के अधीन था। विधि के नीचे आते थे गांव जो है वो ग्रामिक के अधीन था। तो गुप्त काल के प्रशासन की बात करें तो सबसे छोटी इकाई जो प्रशासन की वो थी गांव से बड़ा विधि से बड़ा विषय से बड़ा जिला से बड़ा भुक्ति। गांव के जो मुख्य होते थे उनको ग्रामिक कहा जाता था। विधि के प्रमुख को नगरपति, विषय के प्रमुख को विषयपति और जिला के जो प्रमुख थे और भुक्ति के प्रमुख को ऊपरी कहा जाता था। गुप्तकालीन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में जिक्र है। गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में बात करें तो कुमारामात्य जो है वो प्रांतीय अधिकारी थे जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे। कुमारामात्य एक प्रांतीय अधिकारी थे जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे। महादंडनायक जो है वो दंड देने के लिए उत्तरदायी अधिकारी थे। महादंडनायक को न्याय मंत्री बोला जाता था। संधि विग्रहिक युद्ध और शांति का अधिकारी थे। संधि विग्रहिक युद्ध और शांति का अधिकारी थे। नगर श्रेष्ठी नगर का मुख्य साहूकार होते थे, यानी मुख्य बैंकर। नगर का मुख्य साहूकार या बैंकर को नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी में कौन कौन हो गए? तो प्रांतीय अधिकारी जो होते थे उनको कुमारामात्य, दंड देने के लिए जो अधिकारी होते थे महादंडनायक, युद्ध और शांति के जो अधिकारी थे संधि विग्रहिक, नगर का मुख्य साहूकार या बैंकर जो होता था उसको नगर श्रेष्ठी कहते थे। नोट: हरिसेन ने उपर्युक्त सभी पदों को धारण किया सिवाय नगर श्रेष्ठी के, यानी हरिसेन जो है वो संधि विग्रहिक भी रहे, हरिसेन महादंडनायक भी रहे, हरिसेन जो है वो कुमारामात्य भी रहे। अर्थव्यवस्था, तो गुप्त काल में कर सिस्टम जो था, कर सिस्टम क्या था गुप्त काल में? तो कर जो है वो गुप्त काल में था भाग, भोग, बलि, उपरिक, विष्टि, हालिवारिका, उदक भाग, हिरण्यक। तो भाग क्या होता था? कृषकों द्वारा उपज का 1/6वां भाग जो है वो राजा को देना होता था। इसको हम भाग कहते थे। राजा को समय समय पर फल फूल आदि की आपूर्ति करनी होती थी, इसको भोग कहते थे। बलि क्या था? बलि एक प्रकार का अत्याचारी कर था।
ऊपरी कर क्या था? ऊपरी कर यह एक अतिरिक्त कर था जो कुछ विशेष परिस्थितियों में लिया जाता था। विष्टि क्या था? विष्टि यह अनिवार्य श्रम बिना वेतन के कार्य था जिसे लोगों को करना पड़ता था। विष्टि एक गुप्त काल में अनिवार्य श्रम था। हलीवारी क्या था? यह कर उन लोगों पर लगाया जाता था जो हल रखते थे। गुप्त काल में जो लोग हल रखते थे उन पे हलीवारी का कर लगाया जाता था। उदक भाग यह जल पर लगाया जाने वाला कर था। जल पर लगाया जाने वाला कर उदक भाग था। हिरण्यक यह विशेष प्रयोजन हेतु लगाया गया कर था। हिरण्यक जो है वो विशेष प्रयोजन हेतु लगाया गया कर था। संस्कृति की बात करें तो गुप्त काल में ये है वराह की मूर्ति निर्मित किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भगवान विष्णु का अवतार है वराह की मूर्ति कहाँ बनवाया गया? उदयगिरी में। उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में दशावतार मंदिर है। भीतरगांव मंदिर भी उत्तर प्रदेश में ही है। भगवान कृष्ण को समर्पित किया गया है। इसे ईंट मंदिर या सबसे पुराने में से एक के नाम से भी जाना जाता है। बाघ गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में है। प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है बाघ गुफा। ऐरन स्तंभ अभिलेख की बात करें तो सती प्रथा का पहला ज्ञात शिलालेखीय साक्ष्य जो है वो भानुगुप्त का ऐरन स्तंभ शिलालेख से मिलती है। ऐरन स्तंभ लेख शिलालेख जो है वो मध्य प्रदेश में है। अब है वाकटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति ने वाकटक राजवंश की स्थापना की। ये सातवाहनों के सामंत थे। वाकटक जो है वो गुप्त वंश के समकालीन थे। वाकटकों ने ब्राह्मण धर्म का पालन किया लेकिन बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। वाकटकों ने भारत के मध्य और दक्षिणी भाग में शासन किया। पुराणों में वाकटकों को उवेंध्यक कहा गया है। वाकटक राजा हरिसेन के संरक्षण में अजंता गुफाओं की शैलकट बौद्ध विहार और चैत्य गृहों का निर्माण किया गया है। कुल पुराण कितने हैं? कुल पुराण जो है वो 18 हैं। पुराणों के लेखक ऋषि व्यास हैं। पुराणों को संकलित कौन किया गया है? पुराणों को संकलित 3वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में किया गया है। अब है गुप्तोत्तर काल में पुष्यभूति या वर्धन वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? तो वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। वर्धन जो है वो थानेश्वर जो कि अब हरियाणा में है, थानेश्वर में शासन कर रहे थे। पुष्यभूति वर्धन के पुत्र थे प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। सबसे बड़ा जो पुत्र था प्रभाकर वर्धन का उसका नाम था राज्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र जो था उसका नाम था हर्षवर्धन और पुत्री जो था उसका नाम था राज्यश्री। तो राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मन से हुआ जो कन्नौज पर शासन करने वाले मौखरी वंश के सदस्य थे। ग्रहवर्मन की हत्या देवगुप्त और शशांक की संयुक्त सेना ने कर दी। देवगुप्त जो है वो मालवा के शासक था और शशांक जो है वो गौड़ का शासक था। इसके बाद राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। हर्षवर्धन ने बदला लेते हुए गौड़ के राजा शशांक को पराजित कर दिया। हर्षवर्धन जो है वो 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन किया। 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन किया हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन द्वितीय जो कि मैत्रक वंश के शासक था, ध्रुवसेन द्वितीय को हर्षवर्धन ने पराजित किया। फिर पश्चिमी सीमा सुरक्षित करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह उनसे कराया। इसके शासनकाल में यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री थे वेनसांग जो है वो दूसरा चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग की पुस्तक है एक जिसका नाम है सी यू के पश्चिमी दुनिया के अभिलेख। शैव धर्म के अनुयायी थे हर्षवर्धन, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक लिखी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका।
हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने लिखी। उन्होंने कादंबरी भी लिखी। बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र और कादंबरी लिखी। बाण भट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को पराजित किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन का प्रशासनिक साम्राज्य दो भागों में विभाजित था, प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित क्षेत्र और सामंती राज्य। एक था मौखरी वंश। मौखरी वंश ईशान वर्मन मौखरी वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की बात करें तो चालुक्य वंश के शासक बनवासी के कदंब वंश के सामंत थे। यह वंश तीन प्रमुख शाखाओं में विभाजित था: बादामी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य। बादामी चालुक्य जो है वो प्रारंभिक चालुक्य थे। बादामी चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? वातापी। पूर्वी चालुक्य, जिन्हें वेंगी के चालुक्य भी कहते थे, पूर्वी चालुक्य की राजधानी थी वेंगी। पश्चिमी चालुक्य जो कि उत्तरकालीन चालुक्य थे, उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य की राजधानी थी कल्याणी। तो कल्याणी चालुक्य जो है पश्चिमी क्षेत्र में थे, वह वेंगी चालुक्य पूर्वी क्षेत्र में थे, और सबसे प्रारंभिक चालुक्य जो थे वो थे वातापी चालुक्य या बादामी चालुक्य। बात करते हैं बादामी चालुक्य की। बादामी चालुक्य जय सिम्हा जो है वो इस वंश के संस्थापक थे। बादामी चालुक्य के संस्थापक कौन थे? जय सिंह। इसकी राजधानी वातापी थी। बादामी चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? वातापी। पुलकेशिन प्रथम जो है, इन्हें बादामी चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बादामी चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुलकेशिन प्रथम को। पुलकेशिन प्रथम के दो पुत्र थे, कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश की हत्या कीर्तिवर्मन प्रथम के पुत्र पुलकेशिन द्वितीय ने की, जो बाद में सिंहासन पर बैठा। अब है पुलकेशिन द्वितीय जो है वो 610 ईस्वी से लेकर के 642 ईस्वी तक शासन किया। पुलकेशिन द्वितीय अपने वंश के महानतम शासक माने जाते हैं। हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथेश्वर यानी दक्षिण के स्वामी की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय की अन्य उपाधि क्या थी? परमेश्वर। पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर भी कहा जाता था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को पोल्लीलूर के युद्ध में पराजित किया। बाद में इन्हें नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र थे, उन्होंने हराया, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण की। ऐहोल स्तंभ लेख जो कि कर्नाटक में है, ऐहोल स्तंभ लेख पुलकेशिन द्वितीय के बारे में है, जिसे उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। विक्रमादित्य प्रथम की बात करें तो ये पुलकेशिन द्वितीय के तीसरे पुत्र थे। विक्रमादित्य प्रथम जो है ये पुलकेशिन द्वितीय के तीसरे पुत्र थे। इनके पर पौत्र कीर्तिवर्मन द्वितीय जो कि बादामी चालुक्य वंश के अंतिम शासक हुए, कीर्तिवर्मन द्वितीय को दंती दुर्ग ने पराजित किया, जिसके बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुआ। चालुक्य वास्तुकला की बात करें तो चालुक्य ने ऐहोल और पट्टदक्कल में मंदिरों का निर्माण किया। इन्होंने एक नई मंदिर वास्तुकला शैली विकसित की, जिसे वेसर शैली कहा जाता है। अगले अध्याय में विस्तृत रूप से वर्णित है। क जो है वो रावण फाड़ी गुफा है। ख जो है वो लाड खान मंदिर है। ग जो है वो दुर्गा मंदिर है। पट्टदक्कल विरूपाक्ष मंदिर जो है वो रानी लोक महादेवी ने बनवाया, जिनका विवाह चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय से हुआ। विरूपाक्ष मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बनवाया गया है। पड्डाकल मंदिर यहाँ कुल 10 मंदिर है। 4 नागर शैली और 6 द्रविड़ शैली में बनाया गया है। 1987 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था पड्डाकल मंदिर। पड्डाकल मंदिर समूह को भारतीय वास्तुकला की जन्मस्थली कहा जाता है। संगमेश्वर मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। संगमेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है।
गोलकनाथ मंदिर, गोलकनाथ मंदिर जो है वो यह नागर शैली में बनाया गया है। अब बात करते हैं पल्लव वंश की। पल्लव वंश जो है वह 575 ईस्वी से लेकर के 897 ईस्वी तक चला। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिम्हा विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिम्हा विष्णु यानी सिंह विष्णु। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लव सातवाहन वंश के सामंत थे। पल्लव वंश के सबसे महान शासक जो थे वो थे महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन प्रथम। पल्लव वंश के सबसे महान शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र थे नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो 630 ईस्वी से लेकर के 668 ईस्वी तक शासन किया और उपाधि धारण किया महामल्ल। नरसिंह वर्मन ने उपाधि धारण किया महामल्ल। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम बंदरगाह नगर की स्थापना की। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम बंदरगाह नगर की स्थापना की। इन्होंने द्रविड़ वास्तुकला शैली के मंदिरों को विकास किया। पल्लव वास्तुकला, पल्लव वास्तुकला की बात करें तो सौर मंदिर जो है महाबलीपुरम में है। 1984 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया सौर मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया कब? 1984 में। सौर मंदिर के निर्माता कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। सौर मंदिर के निर्माता थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। सौर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। कैलाशनाथ मंदिर जो है वो कौन बनाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया। सप्तरथ मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। सप्तरथ मंदिर जो है वो महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। सप्तरथ मंदिर जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया। इन मंदिरों को पंचरथ या पांडव रथ भी कहा जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग ने बादामी के चालुक्य को पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यानी स्वर्णगर्भ अनुष्ठान किया। राष्ट्रकूट वंश के ही एक शासक थे कृष्णा प्रथम जो 756 से लेकर के 774 ईस्वी तक शासन किया। दंती दुर्ग के प्रथम थे कृष्णा प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। यह एक एकासम यानी मोनोलिथिक पत्थर मंदिर है जिसे एक ही चट्टान से बनाया गया है। मुगल शासक औरंगजेब ने एक बार मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया लेकिन बेचारा करवा नहीं पाया। गोविंद तृतीय, राष्ट्रकूट वंश से ही है गोविंद तृतीय ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। गोविंद तृतीय ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। राष्ट्रकूट शासक ही हैं अमोघ वर्ष जो है वो जैन धर्म में परिवर्तित हो गए। अमोघ वर्ष की रचित पुस्तक है कवि राजमार्ग प्रश्नोत्तर रत्नमालिका। तो कवि राजमार्ग की रचना किसने किया है? अमोघ वर्ष ने। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका किसने रचना किया है? अमोघ वर्ष ने। कृष्ण तृतीय इन्होंने चोलों को पराजित किया। राष्ट्रकूट की वास्तुकला की बात करें तो एलोरा गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। एलोरा गुफाएं हिंदू, जैन और बौद्ध वास्तुकला के मंदिर हैं जिन्हें मुख्य रूप से राष्ट्रकूटों ने बनाया। साथ ही चालुक्यों और यादवों का भी योगदान रहा। दशावतार मंदिर समर्पित है किसको? भगवान विष्णु को। दशावतार मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। अब आता है एक होयसल राजवंश। वे कल्याणी के चालुक्यों के बाद चालुक्य के सामंत थे। होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र हालेबीडु। होयसल राजवंश के संस्थापक थे निरिप्पकाम द्वितीय। होयसल राजवंश की वास्तुकला चेन्ना केशव मंदिर कर्नाटक के वेलूर में है। तारकाकार सितारा आकार का मंदिर है यह चेन्ना केशव मंदिर जो है वो राजा विष्णुवर्धन ने बनाया है। भूमिजा शैली में यह बनाया गया चेन्ना केशव मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। फिर है एक होयसलेश्वर मंदिर जो है वो हालेबीडु कर्नाटक में है। 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है होयसल मंदिर।
समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। परिसर के भीतर 3 जैन बसादियां स्थित है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। अब बात करते हैं संगम युग की। संगम युग। संगम युग दक्षिण भारत का इतिहास। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार दक्षिण भारत में स्पष्ट कांस्य युग नहीं था और यह सीधे मेगालिथिक युग, जिसे दक्षिण भारत में लौह युग भी कहा जाता है, इसमें चला गया, जहां बड़े पत्थर का उपयोग किया जाता था। समय अवधि यह 2500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व था। भारत में पाई जाने वाली संरचनाएं, तो डोलमेन जो है वो कब्रों में पाया जाता है। मेनहीर, मृदभांड की बात करें तो काले और लाल मृदभांड का उपयोग किया जाता था। समुदाय, ये चरवाहा समुदाय से संबंधित थे। इन्हें कृषि की जानकारी थी, लेकिन वे इसे करते नहीं थे। दक्षिण भारत का इतिहास चेरा, पांडे और चोल वंश से शुरू हुआ था। संगम युग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी ईस्वी तक चला। संगम युग। संगम शब्द का अर्थ क्या है? संगम शब्द का अर्थ है सभा या महासभाएं। संगम जो है हुआ कहाँ? तो कृष्णा के दक्षिण तथा तुंगभद्रा के बीच में स्थित क्षेत्र में संगम हुआ। कुल 3 संगम आयोजित किए गए और सभी का संरक्षण पांड्यों द्वारा किया गया था। सभाएं तमिलनाडु में आयोजित की गई और इन्हें पुंचंगम के नाम से जाना जाता था। सभाएं थी क्या क्या? तो संगम, पहली संगम, दूसरी संगम, तीसरी संगम। पहली संगम उस मदुरई में हुआ। दूसरी संगम कहाँ? कपाटपुरम में। तीसरी संगम मदुरई में हुआ। पहली संगम के समय अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्य। दूसरी संगम के समय भी अध्यक्ष थे तोल्कापियर। तीसरी संगम के अध्यक्ष थे नक्कीकार। तीसरी संगम के अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरार। संगम साहित्य यह 2 रूपों में होते थे। पहला कथात्मक और दूसरा शिक्षात्मक। कथात्मक जो है वो कहानी के रूप में होते थे। इन्हें सामूहिक रूप से मेल्लकन्नकु कहा जाता था। 18 प्रमुख काव्य कृतियाँ थे। शिक्षात्मक, जिन्हें काव्यात्मक कहा जाता था, इन्हें सामूहिक रूप से किल्लकन्नुकक्कु कहा जाता था। 18 गौण काव्य कृतियाँ थे। ये प्रेम और युद्ध के विषय पर आधारित होती थी। तोल्काप्पियम यह तोल्काप्पियर द्वारा रचित सबसे पुराना तमिल व्याकरण ग्रंथ था। संगम समय के दौरान लिखे गए महाकाव्य, तो एक है शिल्पादिकारम। यह इलांगो आदिगल द्वारा लिखा गया है, जो एक युवा व्यापारी कोवलन की कहानी बताता है, जिसकी शादी कन्नगी से होती है, परंतु वह वैश्या माधवी से प्रेम करती है। मन्नी मेकलाई यह सीतैलय सतनार द्वारा लिखा गया है, जो कोवलन और माधवी की बेटी मन्नी मेकलाई की महाकाव्य कहानी है। भूगोल, तिनय यह तमिलनाडु के विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों या भौगोलिक विभाजनों को दर्शाता है। प्रत्येक तिनय एक प्रमुख होता था, जो मूवेंदर कहा जाता था, जिसे बाद में चेरा, चोल और पांड्य में विभाजित किया गया। तिनय का 5 भागों में विभाजन, तो एक कुरुंजी तिनय, पालय तिनय, मुलय तिनय, मरुत्तम तिनय और नेयदल तिनय। कुरुंजी तिनय जो है ये शिकार और संग्रहण में संलग्न थे। पालय तिनय जो है पशु चोरी और लूटपाट करते थे। मुलय तिनय जो है वो ये पशुपालन करते थे। मरुत्तम तिनय जो है वो ये कृषि में संलग्न थे। नेयदल तिनय जो है ये मछली पकड़ने और नमक संग्रहण का कार्य करते थे। चेर वंश ये केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में शासन करते थे। चेर वंश की राजधानी वज्जी वांची या करूर था। बंदरगाह नगर चेर वंश में कौन कौन सा था? तो मुजीरिस और टोंडी। यह मुख्य रूप से व्यापार के लिए यूज किया जाता था। चेर वंश का प्रतीक था धनुष और वान। इस वंश के सबसे महानतम शासक थे सेंगुटवन। इन्हें लाल चेर भी कहा जाता था। सेंगुटवन को लाल चेर कहा जाता था। इन्होंने पट्टनी संप्रदाय की स्थापना की। ये कन्नगी पवित्रता और सतीत्व की देवी पट्टनी संप्रदाय से संबंधित की पूजा करते थे।
चेर वंश जो है वो कन्नगी की पूजा करते थे। पुगलूर शिलालेख जो है वो तमिलनाडु के करूर में है। पुगलूर शिलालेख में इनका उल्लेख है। पुगलूर शिलालेख में कन्नगी पूजा का उल्लेख है। चोल वंश इन्हें चोल मंडलम या कोरोमंडल कहा जाता था। चोल वंश का राजधानी कहाँ था? पुहार या उरैयर। उरैयर जो है वो वैकल्पिक राजधानी था। पुहार एक बंदरगाह नगर था और इसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। चोल वंश का प्रतीक क्या था? बाघ। प्रारंभिक शासक थे एलारा। महानतम शासक हुए कारिकल। कारिकल जो है वो चोल वंश के प्राचीन शासक थे। कारिकल जो है वो चोल वंश के महान शासक थे। कारिकल ने वैन्नी के युद्ध में कावेरी नदी के किनारे लड़ाई लड़ी और चेर पांड्य की संयुक्त सेना को हरा दिया। चोल जो है वो कपास के वस्त्र उरैयर से का व्यापार करते थे। ये अपनी सक्षम नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। चोल वंश जो है वो अपनी सक्षम नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। पांड्य वंश की बात करें तो वे तमिलनाडु में शासन करते थे। पांड्य वंश जो है वो तमिलनाडु में शासन करते थे। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै वैगई नदी के किनारे है। पांड्य वंश की प्रतीक क्या थी? मछली। पांड्य वंश की प्रतीक थी मछली। मैगस्थनीज की पुस्तक में उनका मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध होने का पहला उल्लेख मिलता है। पांड्य वंश जो है वो मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। पांड्य वंश का बंदरगाह नगर था कोरकाई। ये रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे पांड्य। दक्षिणी भाग उसमें समाज को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया था। तो शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग, धनी वर्ग, निम्न वर्ग और साधारण हल चलाने वाले किसान। तो शासन वर्ग जो था उसको अरसर कहा जाता था। व्यापारी को वैसियर कहा जाता था। धनी वर्ग को वेल्लालर कहा जाता था। निम्न वर्ग को जमींदार या कड़ैसियर कहा जाता था। साधारण हल चलाने वाले को उज्जूर कहा जाता था। नोट: मुवेंदावेलन और अरैयार धनी जमींदारों के उपनाम थे। शासन का स्वरूप संगम काल के दौरान वंशानुगत राजतंत्र शासन का रूप था। त्रिपक्षीय संघर्ष और चोल। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? त्रिपक्षीय संघ इसे कन्नौज त्रिकोण युद्ध भी कहा जाता है, जो 8वीं और 10वीं शताब्दी में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में होता था। सबसे पहले बात करते हैं पाल वंश की। पाल वंश के संस्थापक थे कौन? गोपाल उदंतपुरी के संस्थापक। गोपाल के पुत्र थे धर्मपाल जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किए थे बिहार के भागलपुर में। धर्मपाल ने इंदिरायुद्ध को हराया और कुछ समय के लिए कन्नौज पर विजय प्राप्त की। पालों ने बंगाल क्षेत्र पर शासन किया। पाल महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। शासक की बात करें तो सबसे पहले शासक हुआ गोपाल के बाद धर्मपाल के बाद देवपाल के बाद महिपाल के बाद रामपाल। पाल वंश जो है वो 11वीं से 12वीं शताब्दी तक चला। पाल वंश के बाद सेन वंश ने बंगाल पर शासन किया। सेन वंश के दौरान जयदेव ने गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव ने। पाल वंश के बाद बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार की। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। फिर आते हैं नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन गोविंद तृतीय द्वारा पराजित हो गए। गोविंद तृतीय जो है वो राष्ट्रकूट शासक था। मिहिर भोज उन्हें अरब विद्वान सुलेमान द्वारा सराहा गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी साम्राज्य को डाकुओं से सुरक्षित रखा था। सुलेमान एक अरबी यात्री थे जिन्होंने उनके शासनकाल के दौरान यात्रा की और उनकी सैन्य शक्ति, संपत्ति और कुशल प्रशासन का वर्णन किया। महेंद्रपाल जो है वो राजशेखर उनके दरबारी कवि थे। महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे राजशेखर। नोट: संगम काल जो कि 3री शताब्दी पूर्व से 3री ईस्वी तक चला, इसमें शासन करने वाले प्रारंभिक चोलों और 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन करने वाले बाद के चोलों के बीच भ्रमित न हो। चोल राजवंश। तो बाद में फिर से एक चोल राजवंश आया जो कि 850 ईस्वी से लेकर के 1280 ईस्वी तक रहा। बाद में जो चोल राजवंश आया उसके संस्थापक कौन थे? विजयालय चोल। वे पल्लवों के जागीरदार थे।
उन्होंने मुतर्रयारों से तंजावुर या तंजौर जो कि कावेरी डेल्टा है इस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने देवी निशुंभ सूदनी के लिए एक मंदिर भी बनवाया। परांतक प्रथम जो है वह चोल साम्राज्य से ही जुड़ा हुआ था, शासक था। परांतक प्रथम ने वेल्लोर में पांड्यों को हराया। परांतक प्रथम ने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हार गए, जिन्होंने रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ और कृष्णेश्वर मंदिर बनवाया था। राष्ट्रकूट राजा जो है वे परांतक प्रथम राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हार गए। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ और कृष्णेश्वर मंदिर बनवाया था। राजा राज प्रथम की बात करें तो राजा राम प्रथम ने त्रिवेंद्रम में चेरों को हराया, मदुरै को पांड्यों से जीता। उन्होंने मालदीव को जीता और श्रीलंका पर आक्रमण किया। राजा राम प्रथम ने श्री विजयपुरम के शैलेंद्र शासक को नागपट्टिनम में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए प्रेरित किया। राजेंद्र प्रथम की बात करें तो राजेंद्र प्रथम राजा राज प्रथम के पुत्र थे। राजेंद्र प्रथम जो है वो राजा राज प्रथम के पुत्र थे। उन्हें दक्षिण भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर पर पूरी तरह कब्जा किया। महमूद गजनी राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। राजेंद्र प्रथम के समकालीन कौन थे? महमूद गजनी। राजेंद्र प्रथम ने गंगा पार की और बंगाल के 2 स्थानीय राजाओं को हराया और गंगईकोंड चोल की उपाधि प्राप्त की थी तथा गंगईकोंड चोलमपुरम नामक स्थान की स्थापना की। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजयपुरम की शैलेंद्र शासकों को हराया। श्री विजयपुरम जहां शैलेंद्र वंश का शासन था जो बौद्ध धर्म में विश्वास करता था। चोलों ने कल्याणी के चालुक्यों के खिलाफ युद्ध लड़ा। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में चोल साम्राज्य का पतन हो गया। चोलों की जगह पांड्य और होयसलों ने ले ली। परवर्ती चालुक्यों की जगह यादवों और काकतीयों ने ले ली। चोलों की प्रशासन। चोल वंश का राजा सभी अधिकारों का मालिक होता था। उसके पास मंत्रियों की एक परिषद होती थी जो उसे सलाह देती थी। चोल साम्राज्य को मंडलम प्रांत में बांटा गया था जिसे आगे वलनाडु और नाडु में विभाजित किया गया था। चोल सरकार की बात करें तो चोल वंश को स्थानीय यानी विकेंद्रीकृत गांव सरकार के लिए जाना जाता था। 2 सभाएं थी, एक उर और सभा। उर जो है वो सामान्य लोगों की सभा थी, सभा जो है वो विद्वानों और ब्राह्मणों की सभा थी। अग्रहार कहा जाता था ब्राह्मणों की भूमि को। गांव के मामलों का प्रबंधन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता था। संपत्ति या भूमि वाले लोग चुनावों में भाग लेने के लिए विशेष रूप से पात्र होते थे। यह उत्तर मेरूर शिलालेख में से पता चलता है। यादव वंश जो की राजधानी देवगिरी थी। होयसल वंश की राजधानी होलेवीडु थी। होयसल वंश सितारे के आकार के मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। भूमिदान तो भूमि जो है वो ब्राह्मणों को दी जाती थी, उसको ब्रह्मदेय कहते हैं। गैर ब्राह्मणों किसानों को दी गई भूमि को वेल्लन वगई बोला जाता था। मंदिरों को दी गई भूमि को देवदान बोला जाता था। जैन समुदायों को दी गई भूमि को पल्ली छंदम कहा जाता था। स्कूल की देखभाल के लिए दी गई भूमि को सालभोग कहा जाता था। कर। चोल साम्राज्य द्वारा शासित 2 प्रकार के कर थे, वेट्टी और कदमाई। वेट्टी जो है वो जबरन श्रम था और कदमाई जो है वो भूमि राजस्व कर था। महान जीवित चोल मंदिर तमिलनाडु में है। इस श्रेणी के सभी मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किया गया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजावुर में हुआ था। राजा राज प्रथम द्वारा किया गया था, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, इसको राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुराम में राजा राज द्वितीय द्वारा निर्माण किया गया था। मंदिर वास्तुकला तो नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैसर शैली के मंदिर होते थे। नागर शैली जो है वो उत्तर भारत में प्रसिद्ध था। द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध था। बेसर शैली जो है वो नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता था। नागर शैली और द्रविड़ शैली के बीच में अंतर क्या है? तो नागर शैली सामान्यतः भारत के उत्तर और मध्य क्षेत्रों में पाई जाती थी। द्रविड़ शैली जो है वो यह सामान्यतः दक्षिण भारत में पाई जाती थी। नागर शैली मंदिर मुख्यतः इसमें शिखर होता था जो वक्राकार या शंक्वाकार आकार में होता था।
द्रविड़ शैली जो है वो मुख्य मंदिर होता था जिसमें विमान होता था। नागर शैली में गोपुरम जो मुख्य प्रवेश द्वार था, गोपुरम यहाँ नहीं होता था। नागर शैली में गोपुरम नहीं होता था, लेकिन द्रविड़ शैली में गोपुरम होता था। नागर शैली में मंडप गर्भगृह से जुड़ा होता था और इसमें शंकुकार या पिरामिडीय छत होती थी, लेकिन द्रविड़ शैली में मंडप जो है वो गर्भगृह से जुड़ा होता था और इसमें समतल छत वाला सभा या कक्ष होता था। मंडप कहा जाता था स्तंभित हॉल को। नागर शैली में नंदी मंदिर के अंदर रखा जाता था, लेकिन द्रविड़ शैली में नंदी जो है वो मंदिर के बाहर रखा जाता था। नागर शैली में मुख्य देवता गर्भगृह में स्थापित होते थे और द्रविड़ शैली में मुख्य देवता जो है वो गर्भगृह में स्थापित होते थे। नागर शैली में जलाशय या जल संग्रहण हो सकता था या नहीं हो सकता था, लेकिन द्रविड़ शैली के मंदिर परिसर के अंदर बड़े जलाशय या मंदिर के तालाब होते थे। नागर शैली में अर्धवृत्ताकार रूप में नहीं बनाए जाते थे। नागर शैली के मंदिर जो है वो अर्धवृत्ताकार रूप में नहीं बनाए जाते थे, लेकिन द्रविड़ शैली में यह अर्धवृत्ताकार रूप में बनाए जाते थे जो अंडाकार आकार में होते हैं, जिसे गज पृष्ठ कहा जाता था। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजौर में है। 1987 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसे जोड़ा गया। विश्व शिव मंदिर यानी गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर, इसे 2004 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया। 11वीं सदी की शुरुआत में चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर बनवाया। उसे चालुक्यों से जब्त किए गए सूर्यपीठ, एक गणेश प्रतिमा और दुर्गा की कई प्रतिमाएं स्थापित की। पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त नंदी प्रतिमा, उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त भैरव और भैरवी की प्रतिमाएं तथा बंगाल के पालों से प्राप्त एक काली प्रतिमा बृहदेश्वर मंदिर में स्थापित किया गया। ऐरातेश्वर मंदिर 2004 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। तो शिव मंदिर जो गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर है, यह भी 2004 में यूनेस्को में शामिल हुआ। ऐरातेश्वर मंदिर भी 2004 यूनेस्को में शामिल हुआ। बृहदेश्वर मंदिर 1987 में शामिल हुआ। कुछ अन्य मंदिर है जैसे कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है। यह मंदिर खजुराहो मंदिरों का हिस्सा है। कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया गया चंदेल राजवंश के शासक के द्वारा। मंदिर की दीवारों पर वत्सायन के काम सूत्र को दर्शाया गया है। कहाँ? शिव मंदिर की नृत्य करती हुई आकृति नृत्य के राजा के रूप में बनाया गया है। नटराज तांडव प्रदर्शन करते हैं। नटराज जो है वो तांडव प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मूर्ति कला कांस्य से बनी है और इसमें खोई हुई मोम विधि लोस्ट वैक्स टेक्निक का प्रयोग किया गया है। चोल वंश अपनी शानदार कांस्य मूर्तियों के लिए जाने जाते थे जो कि खोई हुई मोम तकनीक से बनाई गई थी। कुछ विभिन्न राजवंशों के अन्य स्थापत्य कले। तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण किसने किया? नरसिंहदेव प्रथम ने। नरसिंहदेव प्रथम जो है वो पूर्वी गंग वंश से थे। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो नागर शैली और कलिंग शैली दोनों से मिलकर के बना है। इसे 10 रुपया के नोट पर देखा जा सकता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को 10 रुपया के नोट पर देखा जा सकता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर वस्तुपाल बंधु ने बनवाया है। दिलवाड़ा की जैन मंदिर, उसकी शैली क्या है? मारू गुर्जर शैली जो कि सोलंकी वंश द्वारा बनवाया गया है। दिलवाड़ा जैन मंदिर सोलंकी वंश द्वारा बनवाया गया है। पश्चिमी भारत में यह चालुक्यों के सामंत थे। सोमनाथ मंदिर जो है वो यह गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर मारू गुर्जर शैली में बनाया गया है। मोटेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मोटेरा में है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। मोटेरा सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। मोटेरा सूर्य मंदिर भी मारू गुर्जर शैली में बना हुआ है। जगन्नाथपुरी मंदिर जो है वो उड़ीसा के पुरी में है। इस मंदिर को श्वेत पैगोड़ा भी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर को श्वेत पैगोड़ा भी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर का शैली क्या है? तो रेखा देवला शैली। निर्मित किया गया मंदिर की बात करें तो अनंतवर्मन, जगन्नाथपुरी मंदिर जो है वो अनंतवर्मन चोडगंग देव के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे खत्म होते हैं भारत के प्राचीन इतिहास।